हाँ बच्चों, सब बढ़िया हो, फिट हो सब? चलो फिट ही रहनी चाहिए। तो लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। और अपन ने इन लास्ट 2 क्लासों के अंदर इवोल्यूशन को स्टार्ट करके उसके अंदर लास्ट में कीमोजेनेसिस की बात हुई थी, उसका प्रायोगिक सत्यापन की बात हम लोगों ने कर ली थी। और उसके बाद में आपको मैंने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से उस बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल से जो है प्रिमिटिव सेल प्रोटोबायोन्ट का निर्माण हुआ होगा। प्रोटोबायोन्ट में अपन ने कोएसरवेट और माइक्रोस्फीयर की बात कर ली थी। उसके बाद में मैंने आपको ईओबायोन्ट के बारे में बताया था। ईओबायोन्ट एक न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं जिनके अंदर ऑटो रेप्लिकेशन की पावर होती है ना, स्वयं अपनी प्रतिलिपि बना सकते हैं, अपने चारों तरफ से न्यूक्लियोटाइड को अवशोषित करके ऊर्जा के स्रोत के रूप में, है ना। और बताया गया कि ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है ये जीवन का प्रथम संकेत है। तो मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो जीवन का प्रथम संकेत है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ इसको माना गया है। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल जिसको ईओबायोन्ट कहा गया, इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं थी, तो बताया गया कि ये ईओबायोन्ट जो है वो माइक्रोस्फीयर जैसी संरचना के संपर्क में आया होगा, जिससे ईओबायोन्ट को चारों तरफ से माइक्रोस्फीयर ने घेर लिया। और माइक्रोस्फीयर में सेल मेम्ब्रेन जैसी संरचना भी होती है, इसलिए उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया। और वही फिर आगे चल करके प्रथम प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में बदली। ठीक है ना। तो हेडिंग है अपनी प्रोकैरियोटिक सेल का उद्गम। प्रोकैरियोटिक सेल का उद्गम। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके उद्गम के लिए अब हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है ना। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो वो आदिम कोशिका है, आदिम कोशिका जो सबसे पहले बनी थी और सरल प्रकार की है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल बनी उसका निर्माण जो था, या उसका जो नाम जो था उसको आप लोग बोलोगे प्रोकैरियोटिक एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब जो अवायवीय श्वसन करे। प्रोकैरियोटिक एनएरोबिक। इसके अलावा समुद्र में पाई बनी थी, तो मैरीन समुद्री लवणीय जल में पाई जा रही थी और अपना भोजन खुद नहीं बना पा रही थी, इसलिए इसको विषमपोषी बोलेंगे। हेटेरोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक प्रकार की सेल। तो सबसे पहले जो थी ये इस टाइप की कोशिका का निर्माण हुआ था, अवायवीय। मैरीन मतलब समुद्री। तो सर्वप्रथम बनने वाली प्रोकैरियोटिक सेल थी। क्लियर ना। जो आज भी मौजूद है और ये विषमपोषी होती है। हेटेरोट्रोफिक का मतलब है विषमपोषी। विषमपोषी, अपना भोजन खुद बनाने में ये समर्थ नहीं थी। तो ये जो कोशिका थी ये अपने आसपास जो सराउंडिंग में पोषक तत्व पहले से बने हुए थे, जिसको ऑर्गेनिक पदार्थ बोला गया है। ऑर्गेनिक पदार्थ। और ये जो ऑर्गेनिक पदार्थ है ये किस रूप में? एटीपी के रूप में। और एटीपी क्या? न्यूक्लियोटाइड। एटीपी को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है। इसी एटीपी को ये जो कोशिकाएं हैं वो ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सेल द्वारा
आसपास उपस्थित पोषक या आसपास उपस्थित एटीपी को ग्रहण कर ऊर्जा लेना। आसपास जो एटीपी पहले से बनी हुई थी उसको ये जो है वो ग्रहण करने लग गई। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इन सेल्स की संख्या बढ़ी और ये सेल कैसी थी, विषमपोषी सेल थी, तो एटीपी की कमी हो गई। जब इन सेल की संख्या बढ़ी तो एटीपी जो थी, न्यूक्लियोटाइड जो था, उसकी मात्रा घट गई और एटीपी की कमी हो गई तो इससे कुछ सेल्स को विषम पोषी पोषण से स्वपोषी पोषण के रूप में बदलना पड़ा। जब आसपास न्यूक्लियोटाइड की कमी हुई तो जो सेल्स थी वो स्वपोषी से ऑटोट्रोफिक से हेटरोट्रोफिक हो गई। क्लियर ना? नोट करें पॉज करके। तो जो फर्स्ट सेल थी वो कैसी थी, प्रोकैरियोटिक एनएरोबिक मैरीन हेटरोट्रोफिक प्रकार की सेल। अब इसी सेल से जो कुछ सेल थी वो कैसी होगी, ऑटोट्रोफिक। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि इवोल्यूशन उद्विकास वही है जिसमें एक लाइफ फॉर्म क्रमिक रूप से दूसरी लाइफ फॉर्म में बदले। तो जो सेकंड सेल बनी इसी से, तो वो कौन सी बनी, प्रोकैरियोटिक। वो अभी भी प्रोकैरियोटिक थी, वो अभी भी एनएरोबिक थी और वो अभी भी मैरीन थी, लेकिन अब हेटरोट्रोफिक की बजाय वो हो गई कीमो ऑटोट्रोफिक प्रकार की। वो अब कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक एनारोबिक मैरीन तो पहले भी थी, लेकिन अब पोषण जो था वो विषमपोषी की बजाय स्वपोषी हो गया और स्वपोषी में वो कीमो ऑटोट्रोफिक रसायन स्वपोषी टाइप की ये हो गई। तो ये इनके अंदर बदलाव की वजह से हुआ। इनमें कुछ एंजाइम्स का निर्माण हुआ जो इनऑर्गेनिक पदार्थ से ऑर्गेनिक पदार्थ बनाने में सहायक हुए। इनऑर्गेनिक से जो है वो ऑर्गेनिक पदार्थ बनाने के अंदर ये सहायक हुए। क्लियर ना? तो इन एंजाइम से क्या हुआ कि ये जो सेल्स थी, इन सेल्स ने, जैसे ये सेल है, इसका जीनोफोर जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके बाहर की तरफ मान लो काफी सारा इनऑर्गेनिक पदार्थ मौजूद है, इनऑर्गेनिक पदार्थ इसके बाहर काफी ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। तो इस कोशिका ने इस इनऑर्गेनिक पदार्थ को ग्रहण किया, इनऑर्गेनिक मैटर, और एंजाइम की सहायता से इस इनऑर्गेनिक मैटर को किस में बदल दिया, ऑर्गेनिक पदार्थ। और ये जो ऑर्गेनिक पदार्थ था, इसको इससे क्या प्राप्त की, ऊर्जा की प्राप्ति।
तो इसी को कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा गया है। नोट कर ले पॉज करके। और आज भी ऐसे बैक्टीरिया जो है वो मौजूद हैं, जैसे ग्रीन सल्फर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह बॉटनी के अंदर आपको ऐसा पढ़ाएंगे, तो आप ये चीजें आ जाएंगी। ये आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा क्योंकि ये 11वीं के पोर्शन में आ चुका है आपके। चलो, तो ये जो थी प्रोकैरियोटिक सेल, ऑटोट्रॉफिक से हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक से ऑटोट्रॉफिक हुई। और सबसे पहले जो स्वपोषी पोषण था वो फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं था, वो कीमो ऑटोट्रॉफिक टाइप का था। लेकिन अब इनमें से कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट मतलब फोटो पिगमेंट डेवलप हुए, इवोल्यूशन की वजह से उनके अंदर आणविक बदलाव आए, मॉलिक्यूलर चेंजेज आए, जिससे उनके अंदर फोटो पिगमेंट प्रकाश वर्णक विकसित हुए और उनकी हेल्प से उन्होंने प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदला। तो आगे बात करते हैं अगली कोशिका की। इसके अंदर हम लोग जो हैं स्वपोषी पोषण में ही आगे बात कर रहे हैं। इसी कोशिका से कुछ नई कोशिकाएं डेवलप हुई और वो अभी भी कैसी थी? प्रोकैरियोटिक एनएरोबिक मैरीन, और मैरीन में भी फोटो ऑटोट्रोफिक, और फोटोट्रोफिक में सल्फर छोड़ने वाली। तो हुआ क्या कि कुछ बैक्टीरियल सेल्स में मॉलिक्यूलर बदलाव के कारण प्रकाश वर्णक फोटोपिगमेंट विकसित हुए। क्या विकसित हुए? फोटोपिगमेंट जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने लग गए। तो इन फोटोट्रोफिक एनारोबिक मैरीन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हुआ कि इसी के अंदर ये डायग्राम आपको बनाना है कि इनमें जो फोटोपिगमेंट विकसित हुए इनकी इनर मेम्ब्रेन में, या सेल मेम्ब्रेन की बात हम लोग करें तो मान लो ये इनका फोटोपिगमेंट है, फोटोपिगमेंट। तो इस फोटोपिगमेंट पे जब लाइट गिरी तो लाइट एनर्जी को इन्होंने किस में चेंज किया? केमिकल एनर्जी में। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो थी वो संपादित हुई। मतलब इन्होंने क्या बनाया? एक तरीके से ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को इन्होंने संपादित किया। और इसके अंदर जो रिएक्शन थी उसमें कुछ इस प्रकार था, जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी आप लोगों ने। इसमें प्लांट CO2 को वाटर के साथ यूज करते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो हाइड्रोजन मतलब वाटर है, लेकिन यहाँ पर इन बैक्टीरिया ने इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज लिया, H2S को, और उससे फिर जो है ग्लूकोज और सल्फर का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया थे इन्होंने सल्फर को रिलीज किया, न कि ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि इन्होंने
इस दौरान वाटर को यूज ना करके किसको यूज किया था, हाइड्रोजन सल्फाइड को। ठीक है, नोट करें। अब फिर इन सेल्स के अंदर बदलाव आए और जो फोटोपिगमेंट था उसमें फिर मॉलिक्यूलर चेंज हुआ, और वो मॉलिक्यूलर चेंज जो फोटोपिगमेंट में हुआ इसकी वजह से क्लोरोफिल, ये तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल था, लेकिन बैक्टीरियल क्लोरोफिल में फिर बदलाव आया और उस मॉलिक्यूलर बदलाव के कारण इससे जो अगली सेल का निर्माण हुआ वो प्रोकैरियोटिक एरोबिक हो गई, क्योंकि अब वो ऑक्सीजन को रिलीज करने लग गई थी, मेरीन और फोटो ऑटोट्रोफिक। प्रोकैरियोटिक, एरोबिक, मेरीन, फोटो ऑटोट्रोफिक। और ये जो थे ये ऑक्सीजन छोड़ने वाली सेल थी, है ना। तो इसमें आपको क्या लिखना है वो मैं इधर लिख देता हूं कि एवोल्यूशन के कारण बैक्टीरियल क्लोरोफिल में फिर बदलाव आए, जिससे वो H2O को फोटोसिंथेसिस के दौरान काम में लेने लग गए। तो इससे CO2 H2O के साथ जब जुड़ी तो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, लेकिन उसके साथ में किसका निर्माण हुआ, ऑक्सीजन का। तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया के समान जीव थे। साइनोबैक्टीरिया भी आप लोग लिख सकते हो, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरीके से उस समय जो था लास्ट में जो प्रोकैरियोटिक सेल बनी वो कैसी हो गई, ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी जो है प्रकाश संश्लेषण करने वाली में ऑक्सीजन को छोड़ने वाली कोशिका के रूप में वो बदली। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्डर है वो आपको अच्छे से याद रखना है, इस ऑर्डर पे तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो नोट कर लें। तो देखें कि ऑक्सीजन को रिलीज करने वाले जो बैक्टीरिया जब डेवलप हुए तो धीरे धीरे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लग गई, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग से अब कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। तो देखें, अतः फोटो ऑटोट्रॉफिक सेल्स के द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ने के कारण वातावरण रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग प्रकार का हो गया, है ना। और इस दौरान अपन कहेंगे ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन हुआ।
वातावरण में O2 की मात्रा के बढ़ने के कारण निम्न परिवर्तन आए। निम्न परिवर्तन हुए थे। क्या क्या परिवर्तन हुआ था? एयर में मीथेन व अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2, H2O, N2 में बदल गई। जैसे जो मीथेन था वो ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 और H2O में बदल गई। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन थी उसको भी ऑक्सीजन से, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, अमोनिया जो थी वो इससे क्रिया करके H2O और N2 के अंदर तब्दील हो गई। क्लियर ना? तो ये बदलाव उस वक्त जो थे आए थे। हम लोगों ने सेकंड अर्थ एटमॉस्फेयर की बात भी की थी। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ज्वालामुखी विस्फोट जब हुआ था तो उसकी वजह से वातावरण में मीथेन अमोनिया का लेवल बढ़ा था। हालांकि जो वाटर वेपर थी उस पर जब यूवी गिरी थी तो जो ऑक्सीजन मुक्त हुई उसने कुछ को CO2, H2O और N2 में बदला था, लेकिन फिर भी जो वातावरण में रह गई थी ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के दौरान में वो और ज़्यादा इसके अंदर तब्दील हो गई। इसलिए आज हमारे एटमॉस्फेयर में 78% के आसपास कौन है? N2 है। समझ रहे हो? इसके अलावा ओजोन परत का निर्माण हुआ, है ना? ओजोन जो लेयर थी उसका निर्माण हुआ क्योंकि जो ऑक्सीजन थी उस पे यूवी के प्रभाव की वजह से वो O3 के अंदर बदली और ये O3 जो थी उसने ओजोन लेयर का निर्माण किया। जो यूवी थी उसके प्रभाव से जो O3 बनी तो उसने ओजोन लेयर बनाई और उसी ओजोन लेयर से अब जो जिस यूवी ने इसको बनाया था उसी को इस ओजोन लेयर ने रोका, जिससे अर्थ जो थी, पृथ्वी की जो सतह थी उस पे म्यूटेशन की जो रेट थी वो कम हो गई। क्योंकि पहले एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर थी नहीं तो यूवी ज़्यादा आ रही थी, तो अर्ली स्टेज में म्यूटेशन फास्ट था। लेकिन जैसे ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ ओजोन लेयर बनी तो वो म्यूटेशन की दर कम हो गई क्योंकि यूवी को फिल्टर किया जाने लग गया। समझ रहे हो? तो ये ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के बारे में बात हो गई है। पॉज करें और नोट कर लें। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में उसके अंदर क्रमिक परिवर्तन होते गए और लास्ट में ऐसी सेल विकसित हो गई जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त किया और वातावरण को रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग प्रकार का कर दिया। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि जब प्रकाश संश्लेषी कोशिका बनी तो पीछे की जो बाकी की जो कोशिकाएं थी वो नष्ट हो गई, वो भी थी, लेकिन उनमें से कुछ कोशिकाएं जो थी उनमें परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन से वो नए रूप के अंदर बदल गई, है ना? सभी नहीं बदली, कुछ बदली। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति। यूकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति जो कि लगभग 1.5 बिलियन ईयर पहले हुई थी। समझ रहे हो? तो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल के निर्माण के दौरान निम्न परिवर्तन हुए। निम्न परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए? सेल जो थी उसका साइज बढ़ गया, झिल्लीबद्ध कोशिकांग विकसित हो गई,
झिल्लीबद्ध कोशिकांग उत्पन्न हुए, उनकी संख्या बढ़ी, डीएनए की मात्रा व जटिलता बढ़ी, सेल का साइज बढ़ा, झिल्लीबद्ध कोशिकांग उत्पन्न हुए, उनकी संख्या बढ़ी, डीएनए की मात्रा और जटिलता बढ़ती गई, है ना। तो ये जो परिवर्तन थे वो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल के निर्माण के दौरान हुआ। तो जैसे सबसे पहले मान लो ये जैसे प्रोकैरियोटिक सेल जो आप लोगों ने अभी अभी डिस्कस की है, पढ़ी भी है साइटोलॉजी में, कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है जीनोफोर, जिसके बाहर सेल मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है ना। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो सेल थी उसकी मेम्ब्रेन में बढ़ोतरी हुई और वो मेम्ब्रेन बढ़ती हुई सेल के अंदर की तरफ ऐसे घुसना शुरू हुई। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हुई और एक जो डीएनए की मात्रा थी वो भी बढ़ना शुरू हुई, उसकी जटिलता भी बढ़ी, उसकी मात्रा भी बढ़ना शुरू हो गई। तो जो डीएनए था वो बढ़ गया और देखते ही देखते जो सेल थी उसने आनुवांशिक पदार्थ वाला जो एरिया था जिसको आप लोग केंद्रक कहते हो, चारों तरफ से उसको घेर लिया। ऐसे उसको चारों तरफ से कवर किया। और इसी तरीके से लास्ट में फिर ये बाहर ये केंद्रक का निर्माण हुआ। ये क्या है? केंद्रक। और देखते देखते विकसित यूकैरियोटिक कोशिका जो थी उसका निर्माण हुआ। उसके बाहर की तरफ ये आरईआर वगैरह विकसित हुई। आरईआर आप लोगों ने पढ़ा कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही भाग है और सेंटर में उसके आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है। तो अब ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये कैसी है? एनएरोबिक हेटेरोट्रोफिक विषमपोषी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो एनएरोबिक सेल है यूकैरियोटिक, इसके अंदर एक एरोबिक जीवाणु ने प्रवेश किया और वो एरोबिक जीवाणु जैसे इसके अंदर प्रविष्ट हुआ, और एरोबिक जीवाणु मतलब एक एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल ने इसमें प्रवेश किया और सदा के लिए इसका एक सदस्य बन के रह गई, जो आज माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में हमारे अंदर है। और यूकैरियोटिक कोशिका एनएरोबिक से फिर कैसी हो गई? एरोबिक। तो इसमें एरोबिक जीवाणु का प्रवेश हुआ। एरोबिक बैक्टीरिया जो था उसने इसके अंदर प्रवेश किया, और जो एरोबिक बैक्टीरिया जो था जिसने इसमें प्रवेश किया, मान लो ये वो एरोबिक बैक्टीरिया है। तो एरोबिक बैक्टीरिया के प्रवेश करते ही ये जो कोशिका है ये एनएरोबिक से एरोबिक हो गई। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में इसमें स्थापित होगी। माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये न्यूक्लियस हो गया, मतलब आनुवंशिक पदार्थ हो गया। तो इसको आप लोग अब क्या बोलोगे? एरोबिक यूकैरियोटिक सेल।
एरोबिक यूकैरियोटिक सेल, हालांकि अब भी ये विषमपोषी है। अब क्या हुआ, एरोबिक यूकैरियोटिक जो सेल थी इसमें डिवीजन हुआ, काफी सारी सेल्स बन गई और इनकी जो संख्या थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। फिर क्या हुआ, कुछ में फोटोसिंथेटिक जीवाणु मतलब साइनोबैक्टीरिया का प्रवेश हुआ और जिनमें उस जीवाणु का प्रवेश हुआ, मान लो ये केंद्रक है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, और जीवाणु ने भी प्रवेश कर लिया, मान लो फोटोट्रोफिक जीवाणु ने प्रवेश किया, तो ये फिर किसमें बदल गया, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो इस तरीके से ये सेल जो थी ये ऑटोट्रोफिक एरोबिक यूकैरियोटिक सेल बनी और यही जो थी वो पादप कोशिका में बदल गई, पादप कोशिका। तो इस तरीके से पादपों का जो उद्विकास हुआ उससे संबंधित उनकी शुरुआती कोशिका विकसित हुई। लेकिन उसके बाद भी जैसे हम कहें कि प्रोटिस्ट है, फंजाई है, एनिमल है, वो रह गए थे। तो बाकी की जो सेल्स थी, तो जिन बाकी की सेल्स एनिमल व अन्य हेटेरोट्रोफिक यूकैरियोटिक सेल में बदली या बदल गई। भाई जिनमें साइनोबैक्टीरिया ने प्रवेश नहीं किया वो हेटेरोट्रोफिक फॉर्म में चेंज हो गई और आज भी जो एनिमल में फंगस वगैरह में इवॉल्व हो गई, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उससे जो है वो यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसका निर्माण क्रमिक रूप से हुआ और इस दौरान कई परिवर्तन हुए। अनुवांशिक पदार्थ बढ़ गया, संख्या में कॉम्प्लेक्स हो गया, कोशिका का आकार बढ़ गया, उसके अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो थे वो विकसित हो गए। शुरुआत में जो कोशिका बनी वो एनारोबिक थी, हेटेरोट्रोफिक थी, बाद में उसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया ने प्रवेश किया तो वो कोशिका जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो एरोबिक हो गई। फिर उनमें से कुछ के अंदर साइनोबैक्टीरिया ने प्रवेश किया जिससे वो कोशिकाएं पादप कोशिका में बदली और बाकी की जिनके अंदर उस बैक्टीरिया ने प्रवेश नहीं किया और यह अगर प्रवेश किया जिंदा नहीं रहा तो वो हेटेरोट्रोफिक फॉर्म में चेंज हो गई जंतु और फंगस की। ठीक है, तो नोट कर लें पॉज करके। तो ये चर्चा हो गई हमारी शुरुआती बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, जिसमें हम लोगों ने बात कर ली है कि किस प्रकार से इन कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। पहले हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर ली और अब हम लोगों ने उससे बनने वाली यूकैरियोटिक कोशिका जो है उसकी बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की एक हेडिंग आगे, जैविक उद्विकास बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्योरी। जैविक उद्विकास के बारे में हम लोग अब एक थ्योरी के रूप में यहाँ पर बात करेंगे, जिसके अंदर प्रथम कोशिका से बाद में कैसे जटिल जीव जो थे उनका निर्माण हुआ था इवोल्यूशन के दौरान। क्योंकि इवोल्यूशन जो है उसमें जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं उसमें सरल रूप से आगे चल करके जटिल रूप विकसित होते हैं। पहले जो जीव थे वो सिंपल थे, लेकिन उनके अंदर जैसे जैसे परिवर्तन आया उसके अंदर जटिलता बढ़ती गई। तो आप लोग ये हेडिंग लगाएं। तो जैविक उद्विकास या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म भी इसको हम लोग कह सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ
लाइफ फॉर्म यानी जीवों का उद्विकास की हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखें कि एक लाइफ फॉर्म दूसरे लाइफ फॉर्म में बदलती है एवोल्यूशन की वजह से, उद्विकास की वजह से। एक ही बार हुआ था ओरिजिन ऑफ लाइफ, लेकिन उसके बाद में जो जीवन बना उसके अंदर वो लगातार इवोल्व है, उनमें उद्विकास हुआ। तो पहले ओरिजिन होता है और फिर उद्विकास होता है। क्लियर ना? तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। जैसे सबसे पहले हम लोग डार्विन के बारे में बात करें। डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन भी इनको बोला गया है। इन्होंने अलग अलग महाद्वीपों की यात्रा की 5 से 6 साल तक, और HMS बीगल नामक समुद्री जहाज इन्होंने यूज किया। समुद्री यात्रा इन्होंने की थी, और इस दौरान ऊपर लिख देते हैं, इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों के फ्लोरा तथा फोना, फ्लोरा पादपों के लिए और फोना जंतुओं के लिए का इन्होंने अध्ययन किया। और इन्होंने जब ये अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि जो क्षेत्र थे उनमें अलग अलग प्रकार के जीव मौजूद थे, और हर एक जीव के अंदर उसका एक विशिष्ट कैरेक्टर पाया जाता है, लक्षण उपस्थित है। जैसे टेट्रापोड है तो उसके अंदर 4 लिम्ब है चलने के लिए, है ना, तो वो उनका विशिष्ट लक्षण था। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो अलग अलग क्षेत्रों के जीव है उनमें विभिन्नता के अलावा, वेरिएशन के अलावा कुछ समानताएं भी थी, जो एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल या बिहेवियर, व्यवहारात्मक हो सकती हैं। तो ये जो समानताएं उनके अंदर देखी गई तो वो इंडिकेट करता है कि इन जीवों के, ये जो अलग अलग जीव हैं इनमें जो थोड़ी बहुत समानताएं हैं, ये एक ही पूर्वज से विकसित हुए होंगे, जो इनकी कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही इन्होंने ये बताया कि जो महाद्वीप दूर दूर थे और उन पर जो जीव थे उनमें समानताएं कम थी, और जो महाद्वीप पास पास थे उन पर जो जीव थे उनमें समानताएं ज्यादा थी, है ना। तो ये जो समानताएं जीवों में होती हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि ये कॉमन पूर्वजों से ही विकसित हुए होंगे। इसके अलावा जो जीव हैं, इन डार्विन की यात्रा के अनुसार डार्विन ने बताया कि इसके अलावा जो जीव हैं इनमें जो समानताएं हैं वो हमेशा लिविंग के बीच में नहीं होती हैं। जो जीव मर चुके हैं, जिनके फॉसिल प्राप्त हुए हैं, जीवाश्म, उनसे भी वो कुछ समानताएं जो हैं वो प्रदर्शित करते हैं, सिमिलरिटी उनके साथ भी वो शो करते हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि जो जीवाश्म के रूप में जीव हैं वो उनके पूर्वज रहे होंगे। क्लियर ना? तो डार्विन के अनुसार विभिन्न जीवों के विशिष्ट लक्षण होते हैं। जो अलग अलग जीव हैं उनके विशिष्ट लक्षण हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रजाति के जीव, अलग अलग जो प्रजाति है उनके जीव, अलग अलग प्रजाति के जीव आपस में कुछ समानता
भी दर्शाते हैं। कुछ सिमिलरिटी भी उनके बीच में पाई जाती है और कॉमन पूर्वज होने के कारण, कॉमन पूर्वज होने के कारण ऐसा होता है। फिर लिविंग जीव, नॉन लिविंग जीवों के जीवाश्मों से भी समानता शो करते हैं कि जो जीव जिंदा हैं, वो जो जीव मर चुके हैं, जिनके जीवाश्म आज मौजूद हैं, उनसे वो समानता प्रदर्शित, उनसे भी समानता प्रदर्शित करते हैं जो उनके पूर्वजों के बारे में। ये एनसीईआरटी ने इस अपने पैराग्राफ के अंदर लिख रखा, आप लोग उसकी रीडिंग लगाएंगे। अब फिलहाल ये पॉज करके आप लोग नोट करें। अब डार्विन ने जो जीवों के बीच में जो समानता की बात की है, इसके अलावा उन्होंने वेरिएशन की भी बात की थी, विभिन्नताओं की भी बात की थी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, डार्विन ने जो है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया कि जिन जीवों में वेरिएशन मतलब विभिन्नता ज्यादा होती है, विभिन्नता ज्यादा होती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? उनमें अडेप्टेशन ज्यादा होगा। अडेप्टेशन, अनुकूलन, अनुकूलन अडेप्टेशन ज्यादा होगा। और अडेप्टेशन ज्यादा होगा तो कह सकते हैं कि उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा। उनका प्राकृतिक वर्ण जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो जीव हैं उनको अपने आसपास के बदलते हुए पर्यावरण, जो परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार ढलना होता है, अडेप्ट होना होता है, और उसके लिए उनके पास में अच्छी वेरिएशन का पाया जाना होना जरूरी है। तो अच्छी वेरिएशन की वजह से ही जो है उनके अंदर अनुकूलन हो पाता है, अडेप्टेशन हो पाता है। प्रकृति, नेचुरल जो सिलेक्शन है, वो नेचर हमेशा अच्छे फिट जीवों का ही चयन करती है, और उसके लिए वो सेलेक्टिव प्रेशर डालती है। वो सेलेक्टिव प्रेशर, भोजन की कमी हो सकती है, वो भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकती है, ऊपर से उल्का पिंड की बरसात हो सकती है ना। तो ये सब नेचुरल सिलेक्शन के तरीके हैं, और इसमें वही जीव सेलेक्ट होता है जिसके अंदर अच्छी वेरिएशन के कारण अच्छा अनुकूलन हो पाता है। समझ रहे हो? तो ये नोट करें पॉज करके। अब डार्विन के अनुसार जिसकी फिटनेस ज्यादा, उसका नेचुरल सिलेक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। डार्विन ने जो फिटनेस की बात की थी उसको आप लोगों को याद रखना है। डार्विन फिटनेस जो है, याद होगा आपको डार्विन फिटनेस। डार्विन फिटनेस कौन सी है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही डार्विन फिटनेस कहा गया है। मतलब जिस जीव में जनन की अपार क्षमता होती है, नेचर उसका सिलेक्शन ज्यादा करती है। समझ रहे हो? नोट कर लें पॉज करके। इसी तरीके से एक और वैज्ञानिक था जिन्होंने ऐसी ही बात की थी,
जैसी डार्विन ने की थी, जैसे अल्फ्रेड रसेल वेलेस, उन्होंने मेले आर्किपेलागो आइलैंड पे जीवों के बीच में जो समानताएं हैं, अंतर है, उन पर अध्ययन किया था। तो एक और वैज्ञानिक का नाम आप यहाँ पर याद रखोगे, अल्फ्रेड रसेल वेलेस। इन्होंने मेले आर्किपेलागो टापू पर डार्विन की तरह ही जीवों पर अध्ययन किया था। है ना। और इन्होंने भी फिटनेस की बात की थी, नेचुरल सिलेक्शन की इन्होंने भी बात की थी, नोट कर लें पहुंच करके। ओके, तो ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बताया कि प्रकृति जो है वो हमेशा अपने कुछ सेलेक्टिव प्रेशर की मदद से पहले से उपस्थित जीवों में उसी जीव का चयन करती है जो फिट हो, और जो फिट होगा वो अच्छा अनुकूलन प्रदर्शित कर पाएगा क्योंकि उसमें अच्छी वेरिएशन होगी। और अगर उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा तो वो प्रजनन के द्वारा अपने अच्छे जीन को अगली जनरेशन के अंदर भेज देता है। समझ रहे हो। तो डार्विन फिटनेस को इसीलिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी कहा गया है। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है वो इवोल्यूशन होता है, लाइफ फॉर्म का उद्विकास होता है और हुआ है और आगे भी होगा, लेकिन जो इवोल्यूशन हुआ है वास्तव में हुआ है या नहीं, तो इसके प्रमाण क्या है उसकी बात हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है। तो लास्ट जो डिस्कस किया था, उम्मीद है तुम लोगों ने रिवाइज किया होगा, और हम लोगों ने जो है शुरुआती जो उद्विकास वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, और हम लोग उद्विकास के जो प्रमाण है वहां तक पहुंच गए हैं ना। तो आज डिस्कस करते हैं उद्विकास के प्रमाण। उद्विकास के प्रमाण। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के प्रमाण। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमिकल तथा मॉर्फोलॉजिकल संरचना या एनाटॉमिकल तथा मॉर्फोलॉजिकल प्रमाण। आपको पता है एनाटॉमी जो शरीर की आंतरिक संरचना है, मॉर्फोलॉजी जो बाहर से वो जो जीव दिखाई देते हैं उसके लिए यूज किया गया है ना। तो आप लोग देखें कि हमारे जंतु जगत के अंदर जो है काफी सारी प्रजातियां हैं, और इतनी सारी प्रजातियों का आसानी से अध्ययन किया जाए इसलिए कई वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण के बेसिस के आधार पर इन्हें अलग अलग समूहों में जो है क्लासिफाई किया गया है ना। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग अलग संघ बनाए गए हैं, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग उसके अंदर आगे डिवीजन है, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीशीज है ना। तो ये उनके लक्षणों के आधार पे ही तो है कि उनके आपस में समान या असमान लक्षणों के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में जो है वो विभाजित कर दिया गया। अब जैसे मैं कहूं कि नोटोकोड का पाया जाना, इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो इन सब को कोऑर्डिनेट में रखा गया क्योंकि इस सब का जो पूर्वज था वो एक ही था। तो ये जो जंतुओं का वर्गीकरण है ये आपके इस चैप्टर से भी संबंधित है। ये उद्विकास जो है उसके अध्ययन में भी सहायता करता है। हम लोग कहें कि शुरुआती जो इनवर्टिब्रेट हैं जैसे पोरीफेरा है, सिलिंट्रेट है, टिनोफोर है, इनमें जो दो जनन स्तर है ये डिप्लोब्लास्टिक है, तो ये आपस में ज्यादा संबंधित है। फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस से सारे डिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गए। तो जैसे जैसे इनके समान लक्षण ये प्रदर्शित करते हैं
वैसे वैसे ये इंडिकेट करता है कि ये फाइलोजेनेटिकली आपस में ज्यादा संबंधित होते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग एनाटॉमिकल और मोर्फोलॉजिकल प्रमाण के अंदर बात कर रहे हैं किसकी? होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमोलोगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर के। होमोलोगस ऑर्गन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? समजात अंग या संरचना। तो समजात अंग या जो संरचना है, अगर इसकी बात करें तो ये उत्पत्ति में समान होते हैं, संरचना में समान होते हैं, लेकिन कार्य में अलग अलग होते हैं, क्योंकि ऐसी संरचनाओं को प्रदर्शित करने वाले जो जंतु हैं उनको अलग अलग एनवायरमेंट में अनुकूलित होना पड़ता है, और अलग अलग एनवायरमेंट में अनुकूलित होने की वजह से ही उनको अपने समान संरचना, समान उत्पत्ति वाले अंगों का उपयोग अलग अलग कार्य के लिए करना पड़ा। और ये जो उद्विकास प्रदर्शित करते हैं इन संरचनाओं के निर्माण के लिए, उसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा गया है, या हिंदी में उसको बोल सकते हैं अपसारी जीव विकास। समझ रहे हो? तो लिख देता हूं मैं यहां पर कि ये ओरिजिन तथा स्ट्रक्चर में समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। फंक्शन जो है उनका अलग अलग होता है। जैसे पूर्वज की बात करें, कॉमन पूर्वज एक्स है, और इस कॉमन पूर्वज एक्स जो है उससे मान लो 3 प्रजातियां जो है वो विकसित हुई हैं। प्रजाति ए, प्रजाति बी और प्रजाति सी। और ये जो तीनों प्रजातियां वो अलग अलग एनवायरमेंट में अनुकूलित हुई है। मान लो ये तो स्पीशीज के लिए हो गया, और ये एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट एक्स, वाई और जेड, भिन्न एनवायरमेंट में तीनों अनुकूलित हुई है। तो कॉमन पूर्वज से यहाँ पर अपसारी जैव विकास से ये उद्गमित हुए हैं। अपसारी जैव विकास, इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से प्रजाति ए, बी और सी जो उनका निर्माण हुआ, जो अलग अलग वातावरण में अनुकूलित होने की वजह से अलग अलग संरचनात्मक जो कार्य है वो उनको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो प्रजाति ए एनवायरमेंट एक्स में मान लो अपनी उस पर्टिकुलर संरचना जो उसके कार्य के लिए मैं लिखूं कार्य, तो एनवायरमेंट एक्स में कार्य मान लो है चलना या दौड़ना, और उसी संरचना को एनवायरमेंट वाई में प्रजाति बी यूज करती है तैरने में, तैरना, और उसी संरचना को प्रजाति सी एक भिन्न एनवायरमेंट जेड में यूज करती है उड़ने में। तो आप लोग देखें कि भिन्न भिन्न वातावरण में ये जो प्रजातियां हैं जिनका पूर्वज एक ही था, उत्पत्ति समान थी, जिनकी संरचना समान थी, फिर भी अलग अलग एनवायरमेंट में अनुकूलित होने की वजह से उन संरचनाओं का कार्य भिन्न भिन्न हो गया। इससे फायदा ये हुआ कि वो अलग अलग एनवायरमेंट में अनुकूलित हो गया। समझ रहे हो? तो नोट करें इसको, फिर एग्जाम्पल लिखवा देता हूं। उदाहरण समझात में
तो सबसे पहला उदाहरण आप लोगों को याद होगा, मनुष्य, चीता, वेल, बेट मतलब चमगादड़ के अग्रपाद, है ना। एनसीईआरटी में इनका डायग्राम भी दिया है। मनुष्य के जो अग्रपाद हैं या इन सब के जो अग्रपाद है उसमें ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फेलेंजेज है, ये सब इन सब में होती है। संरचना समान है, उत्पत्ति समान है, लेकिन फिर भी इन सब में कार्य अलग अलग है। मनुष्य में अग्रपाद का कार्य आप लोगों ने पढ़ा है, चीजों को पकड़ना, तोड़ना, भोजन खाने में है, चीते में दौड़ने में है, वेल में पानी में तैरने में है, और बेट चमगादड़ के अंदर उड़ने में है। तो स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन फंक्शन जो है वो अलग अलग हो गए। फिर वर्टिब्रेट्स के हार्ट व ब्रेन, जो वर्टिब्रेट के हार्ट और ब्रेन है, अगर फिश से मैमल तक देखें तो वो भी आपस में होमोलोगस होते हैं, लेकिन उनकी जो फंक्शन है वो अलग अलग हैबिटेट में अडेप्ट होने की वजह से, और जो उनका इवोल्यूशनरी ट्रेंड है उस वजह से थोड़ा थोड़ा उनके अंदर जो है बॉडी की हैबिटेट के अकॉर्डिंग, बॉडी की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जो है फंक्शन में बदलाव आया है। तो इसको भी आप लोग जो है वो होमोलोगस में याद रख सकते हो। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हो प्लांट के रेस्पेक्ट में भी, पादपों में भी, है ना, थॉर्न ऑफ या बोगनवेलिया के कंटक, हिंदी में अगर मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, बोगनवेलिया के थॉर्न मतलब कंटक एवं कुकुरबिट के टेंड्रिन मतलब प्रतान। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिए, दोनों ही एक्सिलरी बर्ड के एग्जांपल हैं। एक प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, सुरक्षा में, कंटक, तो प्रतान जो है वो प्लांट को ऊपर जो है चढ़ने में मदद करता है। तो ये भी आप लोग होमोलोगस में याद रख सकते हो। फिर एक आप लोग याद रख सकते हो बायोकेमिकल होमोलॉजी, है ना। इसके अंदर जीवों के जैव अणु आपस में समानता शो करते हैं, और ये भी कौन शो करते हैं, जिनका कॉमन पूर्वज हो, समान पूर्वज वाले जीवों की जीव अणु आपस में समानता शो करते हैं, और इसी को बायोकेमिकल होमोलॉजी कहा गया है। और इसमें एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो, जैसे मनुष्य व कपी के समान रक्त प्रोटीन, मनुष्य और कपी जो है उसके अंदर 99% जो ब्लड प्रोटीन है वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि इन दोनों के जो पूर्वज एंसेस्टर हैं वो कॉमन थे। मतलब रिसेंटली ही इन्होंने, बहुत लंबे टाइम पहले नहीं, एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर किया था, इसलिए इनके शरीर की जो बायोकेमिस्ट्री है वो आपस में समानता प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, तो नोट करें। ये बात हो गई किसके लिए, होमोलोगस ऑर्गन या स्ट्रक्चर के लिए। इसके बाद दूसरा क्या लिखें, एनालोगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर। तो इस रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो अलग क्या है, ओरिजिन व स्ट्रक्चर।
ओरिजिन और स्ट्रक्चर अलग है या भिन्न, लेकिन जो कार्य है, फंक्शन, वो समान होता है। ऐसा क्यों? कार्य समान क्यों? भाई कार्य भिन्न था, भिन्न पर्यावरण में अनुकूलित होने की वजह से होमोलोगस में, और कार्य समान है तो इसका मतलब समान एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के कारण। तो कार्य जो है वो समान है, ऐसा क्यों? तो समान एनवायरनमेंट में अनुकूलन के कारण, कॉमन एनवायरनमेंट में एनिमल को अडेप्ट होना था और इसीलिए उनको एक जैसा फंक्शन शो करना पड़ा, इसीलिए ऐसा हुआ। क्लियर ना? अब एनालोगस ऑर्गन जो हैं, अगर हम लोग देखें तो इसमें जैसे पूर्वज जो हैं ए, बी और सी, 3 पूर्वज हैं, और जो तीनों पूर्वज हैं उनसे 3 प्रजातियां बनी, और तीनों ही प्रजातियां एक ही एनवायरनमेंट में अनुकूलित हुई, जैसे एक्स, वाई और जेड। 3 प्रजातियां बनी और तीनों प्रजातियां एक कॉमन एनवायरनमेंट में अनुकूलित हुई। तीनों स्पीसीज कॉमन एनवायरनमेंट में अडेप्ट तीनों स्पीसीज कॉमन एनवायरनमेंट में अडेप्ट तीनों स्पीसीज का कॉमन एनवायरनमेंट में अडेप्ट होना। तो एक्स, वाई और जेड जो वो तीनों एक कॉमन एनवायरनमेंट पी में अडेप्ट हो रही है, इसलिए तीनों की संरचनाओं को समान कार्य करना पड़ा। अतः तीनों स्पीसीज के सदस्यों को अपने अंगों का समान कार्य, तीनों अपने अंगों से समान कार्य करना पड़ा, अपने अंगों से या संरचना से। तो और इसमें जो इवोल्यूशन का पैटर्न है उसको आप लोग डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, तो यहां पर हो जाएगा कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट उद्विकास या इवोल्यूशन यहां पर होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपसारी या अभिसारी, तो ये हो जाएगा अभिसारी, अभिसारी उद्विकास जो है हो जाएगा। नोट कर लें। ये तो बात हम लोगों ने कर ली किसकी, एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होती हैं और किस टाइप के उद्विकास से वो बनती हैं। अब इसके एग्जाम्पल जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें एनालॉगस ऑर्गन की, तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि कीट व पक्षी के पंख, विंग्स। कीट में और पक्षी में दोनों में पंख की संरचना उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन कार्य समान है, उड़ना। फिर अगला जो एग्जाम्पल है उसकी अगर बात करें तो पोटैटो तथा स्वीट पोटैटो, आलू और शकरकंद है ना, दोनों का कार्य क्या है? भोजन का संग्रहण करना, लेकिन एक जो है वो तो तना है जैसे आलू, और एक में रूट है जो शुगर स्वीट पोटैटो है। तो संरचना उत्पत्ति भिन्न है लेकिन कार्य समान है। ऑक्टोपस तथा मनुष्य की आंखें, ये भी आपस में एनालॉगस है, कार्य समान है, संरचना भिन्न है। और इसके अलावा पेंगुइन तथा डॉल्फिन,
पेंगुइन तथा डॉल्फिन के फ्लिपर, पैडल। ये भी क्या है, एनालॉगस में है। और भी कई हो सकते हैं जिसमें संरचना उत्पत्ति अलग होनी चाहिए लेकिन कार्य जो है वो समान होना चाहिए। नोट करो, ये बात हो गई एनालॉगस के लिए। इसके बाद में बात करते हैं संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी। तो कनेक्टिंग लिंक जो है वो क्या है, अगर इसकी बात हम लोग करें तो ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग समूह के लक्षण पाए जाते हैं, एक समूह के जीव उनसे पहले के हैं और एक समूह के जीव उनसे ज्यादा विकसित हैं। मतलब एक समूह अलग प्रजाति का है और एक समूह नई प्रजाति का है और वो उनके मध्यवर्ती प्रजाति है। हम लोग कह सकते हैं कि वो उनका इंटरमीडिएट है। अब ये जो संयोजक कड़ी है, इसके रेस्पेक्ट में जैसे मैं लिखूं कि एक स्पीशीज ए है और एक स्पीशीज बी है और एक स्पीशीज सी है। स्पीशीज ए जो है, जैसे इसके अंदर कुछ लक्षण है, जैसे एक्स वाई जेड, ये कुछ लक्षण है। स्पीशीज वाई में भी कुछ लक्षण है, जैसे वाई जेड पी क्यू आर। और स्पीशीज सी में भी कुछ लक्षण है, जैसे पी क्यू टी आर। तो आप लोग देखें कि ये जो स्पीशीज बी है, इसमें स्पीशीज जो ए है उसके भी लक्षण है और स्पीशीज बी जो है उसमें स्पीशीज सी के भी लक्षण है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो स्पीशीज बी है वो ए और बी के बीच संयोजक कड़ी है। इसमें स्पीशीज ए व सी दोनों के लक्षण हैं, अतः दोनों के लक्षण हैं, अतः यह ए व सी के मध्य कनेक्टिंग लिंक है। ए और सी जो है उसके बीच में ये क्या है, एक संयोजक कड़ी है, क्योंकि इसमें ए और सी दोनों के फीचर हैं। मतलब स्पीशीज ए से इवोल्यूशन के दौरान बी बनी और बी जो है उसके कुछ सदस्य इवोल्व हो गए सी में और अब भी बी के काफी सारे सदस्य बचे हुए हैं। और वो जब सदस्य मिले तो उनकी स्ट्रक्चर पर जब स्टडी हुई तो पता लगा कि उसमें दो अलग अलग प्रजातियों के फीचर हैं। तो पता लगा कि यही वो ट्रांजिशन लिंक था जिससे होते हुए स्पीशीज ए से सी का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना, तो नोट करें। अब आपको कुछ कनेक्टिंग लिंक जो है उनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। काफी सारे एग्जाम्पल आपको याद भी होंगे, रनिंग हॉर्स के बच्चे हो तुम लोग, फिर भी थोड़ा रिवाइज हो जाए तो दोबारा आप लोग ये नोट कर ले ना। नोट्स बनाने भाई सबसे जरूरी है, नोट्स बनाओगे तो याद होगा आपको। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे एक है यूग्लिना। यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, बिटवीन मतलब बीच में पादप व जंतु। समझ गए कैसे लेगा मैंने, यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मतलब किसके बीच में, पादप व जंतु के बीच में। फिर है प्रोटेरोस्पोंजिया।
प्रोटोएरोस्पोंजिया जो है कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, तो बिटवीन प्रोटोजोआ व पोरीफेरा, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। फिर अगर हम लोग देखें पेरिपेटस, तो पेरिपेटस किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो ये है एनालिड व आपका ऑर्थोपोड। एनालिड और ऑर्थोपोड। नियोप्लिना, ये एनालिड और मोलस जो है के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। तो इसके लिए आपको एनिमल किंगडम में जो इनवर्टिब्रेट आप लोगों ने पढ़ा है वो भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा किन के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, कोडेट व नॉन कोडेट के बीच। टेक्सोनॉमी में पढ़ा होगा कि पहले हेमिकोडेट जो है उनको कोडेट में रखा गया था, लेकिन बाद में पता लगा इनमें ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए इनको वापस मतलब इनको फिर जो है नॉन कोडेट के अंदर एक सब फाइलम में अलग से रख दिया गया। इसके बाद में जैसे मैं लिखूं लंग्स फिश, इसमें फेफड़े पाए जाते हैं, तो ये फिश व एम्फीबियन के बीच कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है। लंग फिश जो होती है उसमें गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं। और लंग फिश जो, अगर फिश की बात करें तो उसके अंदर 2 कक्षीय हृदय होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन लंग फिश जो है उसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 1 वेंट्रिकल होता है और 2 ओरिकल होते हैं। इसी तरीके से एक सिलोकेंथी है या लेटिमेरिया, ये किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो ये जो है इसको भी फिश और एम्फीबियन के बीच में कनेक्टिंग लिंक माना गया है। इसकी तुलना में ज्यादा इसको कंसिडर किया गया है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करें पॉज करके। एक दो एग्जाम्पल और लिख लो। प्रोटोथेरियन, इनको बोलते हैं एग देने वाले मैमल। ये किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल व मैमल के बीच। एग लेइंग मैमल प्रोटोथेरियन जो हैं, जो अवस्कर युक्त होते हैं, क्योंकि इनमें एक कॉमन ओपनिंग होता है जिससे उत्सर्जन भी होता है, प्रजनन भी संपादित होता है, इसे इनको मोनोट्रिमेटा भी कहा गया है। अवस्कर रेप्टाइल का फीचर है, ये जो अंडे देते हैं उन पर कवच पाया जाता है, क्लेडोइक एग होते हैं, कवची अंडे, और ये रेप्टिलियन फीचर है। तो ये रेप्टाइल के भी लक्षण रखे हुए, और इनके पास मेमरी ग्लैंड है जो दूध उत्पादन करती है, ये मेमेलियन फीचर है, इसलिए इनको दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना गया है। तो ये बात हो गई किसकी, कनेक्टिंग लिंक की। जो इवोल्यूशन का अच्छा प्रमाण है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कोई भी कनेक्टिंग लिंक जो है वो 2 सदस्यों को अगर जोड़ रही है तो एक सदस्य कम डेवलप है और एक सदस्य ज्यादा डेवलप है। तो जो ज्यादा डेवलप सदस्य है वो कम डेवलप से ही विकसित हुआ है, उस कनेक्टिंग लिंक से होता हुआ। ये बात हो गई कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी की। इसमें एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको कनेक्टिंग लिंक के। इसके बाद में वेस्टिजियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अवशेषी, वेस्टिजियल संरचना मतलब अवशेषी अंग या संरचना। वेस्टिजियल ऑर्गन या संरचना।
अवशेषी अंग। अवशेषी अंग की अगर हम लोग बात करें तो ये पूर्वजों में विकसित व क्रियात्मक थे। पूर्वजों में विकसित व क्रियात्मक होते थे, लेकिन जीवित जीव में अल्प विकसित, जिसको अवशेषी भी कह सकते हैं, एवं अक्रियाशील, कि कोई पूर्वज एक्स है जो कि अब मृत हो चुका है, खत्म हो गया है, और इससे कोई जीव एक्स बना है ना, तो इसमें कोई संरचना पी थी जो क्रियात्मक थी, फंक्शनल थी, लेकिन इसके अंदर वो जो पी संरचना है वो अवशेषी रूप में, तो उसी को क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग या संरचना बोलते हैं। तो ऐसी संरचना जो किसी जीव के पूर्वजों में तो विकसित थी, क्रियात्मक थी, लेकिन उस जीव में वो अल्प विकसित है, रेजिडुअल है और अक्रियात्मक है, अवशेषी संरचना कहलाती है। उद्विकास के अध्ययन में इसलिए अच्छा प्रमाण है क्योंकि उस संरचना से हमें उसके पूर्वजों का पता लग जाता है कि उसके पूर्वज कैसे रहे होंगे। और पूर्वज जो है उनका जीवाश्म हमारे पास में मौजूद होते हैं, तो उन जीवाश्मों से उनको हम लोग जोड़ के पता उनके उद्विकास का लगा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। तो इसमें जो उदाहरण है वो आप लोग देख लें। तो जैसे बॉडी हेयर, शरीर के जो बाल हैं, वो हमारे अवशेषी अंग हैं। कर्ण पल्लव की पेशियां, इसको ओरिकुलर मसल कहा गया है ना, कर्ण पल्लव की पेशियां, वो हमारे पूर्वजों में फंक्शनल थी, इसलिए वो ईयर पिन्ना को मूव करवा सकते थे, हिला सकते थे, लेकिन हम नहीं। थर्ड आई लिड, तीसरी पलक, निमेषक पटल जिसको बोलते हैं, निमेषक पटल भी अवशेषी हमारे अंदर। इसके अलावा थर्ड मोलर टीथ, जिसको अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ भी कहा गया है ना, ये भी हमारे अंदर वेस्टिजियल फॉर्म में है। इसके अलावा अपेंडिक्स या कृमि रूपी अवशेषिका, ये भी हमारे अंदर क्या है, एक वेस्टिजियल रूप में जो है मौजूद है, जो पूर्वजों में थी, और वहां पर वो सेलुलोज के पाचन में सहायक थी, लेकिन हमारे अंदर ये अवशेषी रूप में है। सीकम वाला पार्ट जो वहाँ उपस्थित है, और कार्य इसका अभी तक कोई नोन नहीं है। इसके अलावा कॉकिक्स, जिसको टेल बोन भी कहते हैं, ये भी हमारे अंदर क्या है, अवशेष रूप में है। नर में निप्पल भी क्या है, अवशेष रूप में पाई जाती है। और एक हमारे उदरीय भाग के अंदर जो पेशियां हैं, ये भी ऐसी हैं। तो उदरीय भाग की सेगमेंटल पेशियां, जो एब्डोमिनल भाग है वहां पर जो हमारी मसल्स हैं, जिनको 5 पैक 6 पैक लोग कहते हैं ना, ये सेगमेंटल मसल्स है उदरी भाग में, ये भी हमारे अंदर क्या है, अवशेषी रूप में पाई जाती है। तो ये कुछ अवशेषी संरचनाएं हैं, अंग हैं।
उनके एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हैं, नोट कर लें। अब बात करते हैं एटविज्म की। एटविज्म क्या है देख लें कि किसी जीव में उसके पूर्वजों का कोई लक्षण पुनः उत्पन्न होना क्या कहलाता है? एटविज्म। जैसे कई बार कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके अंदर पूंछ पाई जाती है छोटी, तो हमारे पूर्वजों में पूंछ थी, लेकिन हम लोगों के अंदर उद्ध विकास के दौरान वो गायब हो गई और वो एक रेजिडुअल फॉर्म में, टेल बोन की फॉर्म में कॉकिक्स वाले क्षेत्र में आज भी है, लेकिन विकसित नहीं है। लेकिन कई बार वो पुनः प्रकट हो जाती है क्योंकि पूर्वजों के जीन आज भी हमारे अंदर पाए जाते हैं और उन जीन की अभिव्यक्ति के कारण ऐसा होता है ना। तो इसमें एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। नवजात शिशु में टेल का प्रकट होना एटविज्म कहलाता है ना। और इसके अलावा पूरे शरीर पर बाल की ग्रोथ, पूरा शरीर जो है वो बालों से भर जाता है, ये भी क्या है? एटविज्म है। आप लोग इसको अवशेषी में भी लिख लो कि बॉडी हेयर, ये भी अवशेषी है क्योंकि पूर्वजों में पूरे शरीर पर बाल थे लेकिन आज हमारे शरीर के कुछ क्षेत्रों में ही रह गए, तो ये अवशेषी है। लेकिन अगर पूरे शरीर पर ये पूर्वजों की तरह ग्रोथ कर जाए तो वो एटविज्म कहलाता है। अतिरिक्त निप्पल, जैसे 2 निप्पल होते हैं लेकिन अगर 2 की जगह 4 या 6 हो जाएं तो ये भी एटविज्म जो है वो कहलाता है। और ऑरिक्यूलर मसल की क्रियाशीलता, कि ऑरिकुलर मसल कार्य नहीं करती है, अवशेषी है, लेकिन अगर वापस कार्य करना शुरू कर दे, फंक्शनल हो जाए, तो आदमी अपने कान हिला सकता है और ऐसे में इस फिनोमिना को एटविज्म कहा गया है। तो ये कैसे सहायक है? तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर ये संरचना अवशेषी है और पूर्वजों में क्रियात्मक थे, और वही जो उसके बारे में बात की कही गई वो अवशेषी अक्रियात्मक से, मान लो किसी दिन किसी नए पैदा जीव में क्रियात्मक हो जाए, उन्हें कार्य करना शुरू कर दे, तो वो चीज कंफर्म हो जाती है कि इसके अंदर इसके पूर्वजों के जीन आज भी मौजूद है, जिनकी अभिव्यक्ति की वजह से पूर्ण रूप से वो संरचना पुनः कार्य करना उसने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल प्रमाण के तहत सारे के सारे आ गए हैं। इसमें होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल संरचना, एटविज्म, ये सब सम्मिलित है। तो आप लोग नोट कर लें पॉज करके। तो पहला जो प्रमाण है उसकी बात हम लोगों ने यहाँ कर ली है। अब अगले प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। भ्रूणीय प्रमाण। तो देखो, जो भ्रूण है, एम्ब्रियोनिक स्टेज है, वो उद्विकास के अच्छे प्रमाण माने जाते हैं और उन भ्रूणीय संरचनाओं के अध्ययन से
हम जो हैं किसी जीव का उसके पूर्वजों से जो संबंध है उसको स्थापित कर सकते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस है, अगर हम लोग इसमें बात करें तो सबसे पहले है शमान या सिमिलर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब समान शुरुआती भ्रूणीय परिवर्धन। ये जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो सभी के अंदर समान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जितने भी एनिमल हैं उन सब के पूर्वज जो हैं वो कॉमन होते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एनिमल किंगडम के सभी जीव समान एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो करते हैं, क्योंकि वो सब एक कॉमन पूर्वज से बने हैं। भाई अगर शुरुआती डेवलपमेंट एक जैसा है तो ये तो यही इंडिकेट करेगा ना कि उन सब का जो एंसेस्टर है, पूर्वज है, वो कॉमन है। और कैसा डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें तो आप लोग देखो कि जैसे ये स्पर्म है, शुक्राणु, और दूसरी तरफ ये एग, ओवा है, और इनके फ्यूजन से मान लो ये बन गया जायगोट 2-1, ये एन हैप्लॉइड डिप्लॉइड संरचना बनी। तो ये पोरीफेरा से लेकर के मैमल तक सब में यही प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन के दौरान कि नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ करके जायगोट बनाते हैं, और इस जायगोट के अंदर फिर विदलन विभाजन होता है। विदलन विभाजन, और उस विदलन विभाजन की वजह से इस जायगोट के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। है ना? तो इसको बोल देते हैं हम लोग भ्रूण, एम्ब्रियो। और जो जायगोट है वो एक कोशिकीय है, और जो भ्रूण है वो बहुकोशिकीय है। तो जो बहुकोशिकीय भ्रूण बना, इस भ्रूण के अंदर फिर आप लोगों ने पढ़ा गैस्ट्रुलेशन होता है, और गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो है वो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है कोशिकाओं का, और उसी मूवमेंट की वजह से जनन स्तर बनते हैं। जनन स्तर निर्माण। तो ये जो जनन स्तर निर्माण होता है, या तो 2 जनन स्तर बनते हैं और या 3 जनन स्तर बनते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम। तो अगर 2 जनन स्तर वाले हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, अगर 3 जनन स्तर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक जो है वो कहां से कहां हो गई? पोरीफेरा से टीनोफोरा, और ये कहां से कहां हो गई? प्लेटिहेल्मिन्थेज से सभी कोर्डेट। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि चाहे कोर्डेट हो चाहे नॉन कोर्डेट हो, यहां से लेकर के यहां तक की प्रक्रिया बिल्कुल समान है।
फिर जो बदलाव आया कि या तो 2 जनन स्तर बने या 3 जनन स्तर बने, उस आधार पर उनको फिर अलग अलग किया गया, है ना, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, समझ रहे हो। तो ये जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, अगर पोरीफेरा से लेकर के मैमल तक सब में समान है, तो ये तो तभी संभव है जब इन सब का जो एंसेस्टर है वो क्या हो, कॉमन, समझ रहे हो। तो ये नोट करें पॉज करके। सिमिलर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात हम लोगों ने यहां पर कर ली है, ठीक है। इसके बाद में इसमें कुछ और जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफी है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है।